टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द टू बॉडीज प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन is independent from the area of contact. Independent from the area of contact. ठीक है। Provided the normal reaction remains constant, मतलब normal reaction जो है वो constant होना चाहिए। ठीक है। Provided, क्योंकि normal reaction से ही ये start भी होता है friction। Normal reaction remains constant। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड पॉइंट है, the kinetic friction is almost constant for a given pair of two surfaces। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम कहने क्या मतलब है? गिवन पेयर ऑफ सरफेस कहने क्या मतलब है? गिवन पेयर ऑफ सरफेस कहने का मतलब ये है कि ये कोई मान लीजिए सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, इसका नीचे वाला, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो इसके लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब फॉर गिवन पेयर ऑफ सरफेस। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगी, लेकिन जो दो अगर मतलब चूज कर लिया जाए कोई भी दो सरफेस, तो उनके लिए उनके बीच में कांस्टेंट होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के लिख रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू के, जिसको लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख सकते हैं म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर। म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। एंड जो म्यू के की वैल्यू है, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था म्यू एस के बारे में, म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है। ठीक है, और यही रीजन है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है ना, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, वो फोर्स बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने ग्राफ से भी आप लोगों को एक दिन समझाया था इसके बारे में।
चलिए फिर से मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ करना क्या है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो, ठीक है, ये वाला ग्राफ। सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है, एफ लिख रहे हैं, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है। ये सिचुएशन याद है ना कि एक सरफेस था, उस पे एक बॉडी है, और इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा करके इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, p। जब उसको स्लाइड करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है इधर। इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाता है R और एक कंपोनेंट हो जाता है फ्रिक्शन F, और इसका वेट नीचे की तरफ लगता है। कुछ याद आ गया? ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये है ओरिजिन। देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो फोर्स बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बार बार बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और जब बार बार बैलेंस कर लेता है तो बॉडी क्या होती है, मोशन में नहीं आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। क्या मैं लिख रहा हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fs। स्टैटिक फ्रिक्शन है, ध्यान देना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fs। जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ जाता है। ठीक, एक्चुअल में हम ये भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Fs, क्योंकि बार बार बैलेंस भी तो कर लेता है ना, इसलिए F इज इक्वल टू Fs भी लिख सकते हैं। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, और इस मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोग अगर फोर्स इससे ज्यादा लगाते हैं तो बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। जब बॉडी मोशन में आती है तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL। लेकिन जनरली इसको FS से ही शो करते हैं। है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मैंने लिख दिया है L, मतलब लिमिटिंग के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, FS मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, और जब ये बॉडी मोशन में आ जाती है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं FK, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहां तक जो बॉडी है वो स्टैटिक है, ठीक है, रुकी हुई है। और यहाँ पे जो बॉडी है वो काइनेटिक है, मोशन में आ गई। इसलिए ये जो फ्रिक्शन है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसलिए देखिए ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन मिला हुआ है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या था, ये स्टैटिक का ग्राफ जो था वो क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन था, इंक्लाइंड लाइन था। इसका मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बढ़ रहा था साथ साथ में। लेकिन एफ के की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसलिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक पैरेलल लाइन दिख रहा है। एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा।
यहीं पे थोड़ी सी बात मैं उसको बताऊंगा। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में समझना, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये एफएल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में पी और आर के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा एस से शो करते हैं। तो क्या होगा ये, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ रहे ना, मैक्सिमम वैल्यू पर लिमिटिंग फ्रिक्शन the angle between P and R। P और R क्या है, स्टार्टिंग में डायग्राम मैं बना लेता हूँ छोटा सा जल्दी से, अभी बनाओ। P and R is called angle of friction। ठीक है, डायग्राम जल्दी से बना दें। इस सरफेस से बॉडी स्लाइड करने की कोशिश कर रही है, इस पे फोर्स ये F बाहर की तरफ लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा, वेट जो है नीचे की तरफ लगा, ये जो रिएक्शन पहले जो झुक गया था वो है, और फ्रिक्शन जो है हमारा ये है। स्टैटिक फ्रिक्शन की केस है, यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की केस है, तो एफ एस मैक्सिमम मैं लिख रहा हूं यहां पर, यानी कि एफ एल की बात कर रहा हूं। बुक में डायरेक्ट एफ एस लिखा होगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। ये एम जी है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर है, और ये पॉइंट, ये हमारा फोर्स पी है जिसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, आर और एफ एस में। इस सिचुएशन में आर और पी के बीच में बना हुआ एंगल, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो एफ एस है इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये ब्लू वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि दोनों पैरेलल है और इक्वल लेंथ की है, तो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये एफ एस होगा। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं हम टेन थीटा एस, थीटा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, एफ एस, परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाली लाइन, अपॉन बेस कितना है आर, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, बट एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, टेन थीटा एस इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा टेन थीटा एस इक्वल टू म्यू एस। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में।
अब आते हैं जो न्यू टॉपिक है हमारा, वो है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर, एंगल ऑफ रिपोज को। और साथ ही साथ वहां पे हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स मैं बता दूं ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज करके बैठेंगे। एक एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा और रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो जैसा कि व्हील्स में होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद से जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बना करके सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी नेक्स्ट टर्म पर।